तो यार थोड़े दिन पहले मतलब लास्ट सैटरडे हमने किचनर के अंदर एक मीटअप किया था जिसमें बहुत सारे बच्चे हमसे मिलने आए थे और उनसे मिलने के बाद हमें ये पता लगा कि जब हम नए नए कनाडा आते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर, पर्टिकुलरली कनाडा के अंदर। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि कनाडा आने के बाद आप थोड़े से फाइनेंशियली एजुकेटेड हो और अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस बढ़िया तरीके से ले पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले अकाउंट के बारे में जिसको कहते हैं चेकिंग अकाउंट। तो बेसिकली जब आप कनाडा आओगे और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कराओगे तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद अपनी मोबाइल ऐप मतलब जो बैंकिंग ऐप होती है या फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन करोगे तो आपको दो तरीके के अकाउंट दिखाई देंगे। एक होता है चेकिंग अकाउंट और एक होता है सेविंग्स अकाउंट। अभी फिलहाल सेविंग्स अकाउंट को साइड पे करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं चेकिंग अकाउंट के बारे में। तो बेसिकली यार जो चेकिंग अकाउंट होता है वो हमारी डेली ट्रांजेक्शंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने फ्रेंड को कुछ डॉलर सेंड करने हैं या फिर अपने किसी हाउसमेट को आपने पैसे भेजने हैं रेंट के लिए, या फिर आप शॉपिंग करने जाते हो और फॉर सम रीजन आप अपने डेबिट कार्ड से पे करते हो, या फिर एटीएम से आपको पैसे निकलवाने हैं, या फिर आपकी जो सैलरी आती है, ये सारी चीजें आप अपने चेकिंग अकाउंट में करोगे। उसका मेन रीजन ये है कि जब आप चेकिंग अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो उस केस में आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती एज अ स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ जब आपकी खत्म हो जाएगी और आपका जो स्टूडेंट अकाउंट है वो रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में भी आपको मंथली कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मिलेंगी जिसपे आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी होगी। तो चेकिंग अकाउंट का ये हिसाब किताब होता है। तो आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में कुछ गड़बड़ होती है, वो वहां जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार जब हम कनाडा के अंदर अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एक तो आपको चेकिंग अकाउंट मिलता ही है जिसके बारे में हमने अभी बात की, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक सेविंग्स अकाउंट भी मिलता है जिसका नाम से ही पता लगता है कि यार सेविंग वगैरह करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी फीस इकट्ठी करनी है, फिर कोई बड़ी सी चीज़ खरीदनी है, फिर कुछ भी करना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं तो ज़्यादातर जनता क्या करती है, अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे इकट्ठे करती है। उसका मेन रीज़न ये है कि चेकिंग अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में यहाँ कनाडा के अंदर आपको 0.1% या फिर 0.5% या फिर 1% या फिर बहुत ही रेयर केस में आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो थोड़ी सी आपकी कमाई हो जाएगी, आपके पैसे थोड़े से ग्रो कर जाएंगे। अब इंडिया के हिसाब से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार इंडिया में तो 4%, 5%, कोई बैंक 8% भी इंटरेस्ट दे देते हैं। आजकल पता नहीं कितना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। 2.5% को ये हाई यील्ड अकाउंट बोल देते हैं कि भाई पता नहीं क्या ही कर दिया हमने। तो ये हिसाब किताब होता है। और दूसरा डिफरेंस चेकिंग अकाउंट से ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट में आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा जो है उसमें मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है। जब भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ तो उसके लिए मेरे को हर ट्रांजैक्शन के लिए $5 फीस देनी पड़ती है। तो ज़्यादातर जनता क्या करती है, अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखती है। अगर ट्रांसफ़र करना है या फिर उन पैसों को यूज़ करना है तो वो सेविंग्स अकाउंट से अपने चेकिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद आगे उसको भेजते हैं। तो ये सिस्टम होता है। तो अगर आप अपने पैसे सेव करना चाहते हो किसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर तो आप किसी ऑनलाइन बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। फॉर एग्जांपल EQ बैंक के अंदर मेरा अकाउंट है और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा रेफरल लिंक, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको भी कुछ पैसे मिलेंगे, मेरे को भी कुछ पैसे मिलेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। हाँ जी, तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है GIC। अब GIC की जो फुल फॉर्म है वो होती है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, और इसको तो हम ऐसे ही जानते हैं कि भाई अगर हमें कनाडा आना होता है स्टूडेंट वीज़ा पे तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले कनाडा के किसी बैंक में हमें $10,000 डिपॉजिट कराने होते हैं एज GIC। और जब हम कनाडा आ जाते हैं तो सारे के सारे हमें 1 साल की ड्यूरेशन में वापस मिल जाते हैं। तो GIC को हम ऐसे जानते हैं, लेकिन नॉर्मली GIC जो होती है ना वो हर एक बैंक कनाडा के अंदर प्रोवाइड करता है, चाहे वो बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल हो या फिर RBC हो या फिर स्कॉशिया बैंक हो या फिर CIBC हो या फिर TD बैंक। GIC जो होती है ना वो जैसे इंडिया में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, FD होती है, GIC का हिसाब किताब वही होता है। ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, मतलब $5,000 या फिर $10,000 या फिर जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो आप किसी बैंक में एज अ GIC डिपॉजिट करते हो, मतलब GIC खरीद लेते हो तो कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं कि भाई 2%, 2.5%, 3%। वो डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आप अपने पैसे उनके पास डिपॉजिट करते हो। 4 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 30 दिन के लिए भी आप GIC करा सकते हो और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको वो इंटरेस्ट वगैरह लग के प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ के आपको अमाउंट वापस मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि आपकी कनाडा के अंदर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाती है और आपके $5,000-6,000 है जिसका आपको पता है कि भाई 1-2 साल तक उसका यूज़ नहीं होना है और आप बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी बैंक के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उनके पास अपनी GIC वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो, तो आपको बढ़िया कमाई हो जाएगी। मतलब ये चीज़ होती है कि आपके जो पैसे होते हैं ना वो लॉक हो जाते हैं, लॉक इन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जितनी ड्यूरेशन के लिए आप GIC लेते हो। बाकी ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और उनसे रिलेटेड अकाउंट्स के बारे में
उधर जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं उस अकाउंट के बारे में जो आपकी कनाडा के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली मान लो कि आपके पास $1000 है और आप ये कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और कमाई करना चाहते हो, या आप कोई स्टॉक खरीद लेते हो या फिर ETF खरीद लेते हो या फिर किसी बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हो कि भाई इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और थोड़ी अपनी कमाई वगैरह हो जाएगी। तो आप ये सारा काम जो करते हो ना अपने पर्सनल अकाउंट में करते हो। तो मान लेते हैं आप अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ एप्पल के स्टॉक्स खरीद लेते हो $1000 के और एक साल बाद उनकी एप्रिसिएशन हो जाती है 10% से। तो ऑब्वियसली आपके जो $1000 है वो $1100 बन जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप कनाडा के अंदर जॉब वगैरह करोगे या फिर कुछ काम करोगे और आपकी कुछ इनकम होगी तो ऑब्वियसली आपको कुछ इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट होकर 35% आता है। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि भी कनाडा के अंदर टैक्स रेट कैलकुलेट होता कैसे है तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो कंटिन्यू करें। तो मान लेते हैं कि आपका जो टैक्स रेट है वो कैलकुलेट होकर 35% आता है, तो आप अपनी इनकम पे 35% टैक्स दोगे। लेकिन वो जो $100 आपने एप्पल के स्टॉक से कमाए थे उस पर भी आपको अपना 35% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो $35 है वो टैक्स की तरफ चल जाएंगे और आपकी जो एक्चुअल कमाई होगी वो होगी $65। तो ये काम होता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने एक TFSA मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में करोगे तो जो $100 के $100 हैं वो आपके होंगे, आपको कनाडा की सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो TFSA का ये हिसाब किताब होता है। अब आप मेरे को कहोगे कि भाई TFSA अकाउंट में अगर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता तो सारी की सारी अपनी दौलत जो है वो TFSA अकाउंट में डाल देते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, ETF खरीद लेते हैं और इंटरेस्ट रेट वगैरह कमाते हैं और कोई टैक्स देंगे ही नहीं कनाडा की सरकार को। अब यार सरकार पागल तो है नहीं, उनको ही पता है कि भैया हमें टैक्स चाहिए तभी देश चलेगा। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, TFSA अकाउंट पे एक लिमिट डाली हुई है कि भाई एक साल में आप इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा TFSA में नहीं डाल सकते फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो 2023 की जो लिमिट है वो है $6500। तो इस साल आप अपने TFSA अकाउंट में $6500 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर उससे ज़्यादा डालना चाहते हो तो आपको अगले साल मतलब 2024 की 1 जनवरी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर 1 जनवरी को, हर साल की 1 जनवरी को आपका अकाउंट जो होता है वो रिफ्रेश होता है। मतलब आपकी जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो बढ़ जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई ये TFSA अकाउंट खुलवाना क्या है, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना TFSA अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि एक वेल्थ सिंपल नाम की ऐप होती है जिसको यूज करके आप TFSA अकाउंट ओपन करवा सकते हो और उसके अंदर आप अपने स्टॉक्स या ETFs वगैरह खरीद सकते हो। पर्सनली मैं उसी को यूज करता हूँ और अगर आप भी वेल्थ सिंपल में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको भी कुछ फायदा होगा, मेरे को भी कुछ फायदा होगा, दोनों की पांचों उंगलियां घी में हो जाएंगी। तो ये हिसाब किताब है। तो लिंक पे क्लिक करो और उसको डाउनलोड करो। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अगले अकाउंट के बारे में जो कि TFSA जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और उसको कहते हैं RRSP मतलब रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। और ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि यार आप कनाडा आते हो और आपकी बढ़िया सी कनाडा के अंदर जॉब लग जाती है और आपका जो एनुअल पैकेज है वो है $100,000। ऑब्वियसली यार ज़्यादा सैलरी होगी तो आपको इनकम टैक्स भी कनाडा के अंदर ज़्यादा ही देना होगा। मान लेते हैं कि आपका टैक्स रेट 35% फिर से कैलकुलेट होकर आता है, तो $100,000 के अंदर $35,000 आपको टैक्स देना होगा और आपकी जो एक्चुअल टेक होम सैलरी होगी वो होगी $65,000। तो आपकी $100,000 सैलरी है, ठीक है, उसमें से $10,000 आप क्या करते हो अपने RRSP अकाउंट में डाल देते हो। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी ना वो हो जाएगी $90,000। तो आपका जो भी टैक्स वगैरह कैलकुलेट होगा वो $90,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इस हिसाब से आपका थोड़ा सा टैक्स बच जाएगा। अब आप कहोगे कि यार अगर हम RRSP में कुछ अमाउंट वगैरह डाल देते हैं तो हमें टैक्स सिर्फ रिमेनिंग सैलरी पे देना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं ना, सारी की सारी सैलरी अपनी RRSP में डाल देते हो तो हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कनेडियन सरकार को भी देश चलाना, वो पागल तो है नहीं, उनको भी टैक्स की जरूरत है। तो RRSP में हिसाब किताब क्या है कि आपकी एनुअल जो सैलरी है उसका जो 18% है ना वही आप मैक्सिमम अपने RRSP अकाउंट में डाल सकते हो। और इसके ऊपर भी एक कैच है, मान लो कि आपकी सैलरी है $200,000, आपको बढ़िया सी कनाडा के अंदर जॉब मिल जाती है तो 200,000 का 18% आई थिंक $36,000 हो जाता है। लेकिन 36,000 काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपकी 18% $30,780 से ऊपर होता है तो आपकी जो कैप है, जो लिमिट है वो है $30,780। तो यहाँ तो आपकी सैलरी का 18% जाएगा। अगर 18% $30,000 कुछ डॉलर से ऊपर हो रहा है तो वो $30,000 आपकी लिमिट है, उतना ही आप RRSP में डाल सकते हो और अपना टैक्स वगैरह सेव कर सकते हो। और एक दो और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं RRSP से रिलेटेड, वो वहाँ जाके बात करते हो। तो बेसिकली यार RRSP जो है ना वो कोई टैक्स फ्री अकाउंट नहीं है। उसमें जो भी आप पैसे डालते हो और जब आप उसको निकालोगे तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिटायरमेंट से पहले निकालते हो तो रिटायर होने से पहले आपकी कुछ इनकम वगैरह होगी तो आपकी इनकम में RRSP से निकला हुआ अमाउंट जुड़ जाएगा और फिर कंबाइंड
डिफाइंड अमाउंट पे आपको कुछ टैक्स देना होगा। दूसरी सबसे रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है RRSP के अंदर वो है फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान। अब मान लेते हैं कि यार आप कनाडा आते हो अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, पढ़ाई के बाद आप बढ़िया तरीके से जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, अपने RRSP अकाउंट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो और 3-4 साल बाद मान लेते हैं कि RRSP अकाउंट में आपके $50,000 इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आपको होता है कि भी मेरे को कनाडा के अंदर अपने सपनों का घर खरीदना है और उसके लिए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट का जब बात आती है तो आपकी नज़र जाती है आपके RRSP अकाउंट पे कि वहाँ पे $50,000 पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने RRSP अकाउंट से $50,000 निकलवाओगे तो उस साल की इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा और आपको उस टोटल पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर RRSP अकाउंट से आप $35,000 मैक्सिमम निकलवाते हो अंडर फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान, तो उस $35,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आप आराम से अपनी डाउन पेमेंट करके अपना घर वगैरह खरीद सकते हो। लेकिन इसमें कैच ये है कि वो $35,000 आपको अपने वापस RRSP अकाउंट में डालने होंगे, जिसके लिए आपको 15 साल का टाइम मिलेगा। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो $35,000 अपने RRSP अकाउंट में आप वापस कर सकते हो। हाँ जी, तो अगला अकाउंट जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही उसको लॉन्च किया है ताकि लोग अपना घर वगैरह खरीद सकें। उस अकाउंट को कहते हैं फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट, मतलब FHSA। और बेसिकली ये TFSA और RRSP का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने FHSA अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डॉलर्स डालते हो, मान लो $3,000 आपने डाल दिए और आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी, आपने कोई स्टॉक खरीदा या फिर ETF खरीदी या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट टाइप में डाला और इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा था, तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा या फिर जो भी एप्रिसिएशन होगी उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो TFSA वाला फीचर हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपका जो एनुअल पैकेज है वो है $60,000 और आपको FHSA का हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया लगता है कि घर खरीदने के लिए तो ये सिस्टम बहुत ही सेट है। तो आप क्या करते हो, हर महीने अपनी सैलरी में से $500 निकाल के अपने FHSA अकाउंट में डालना शुरू कर देते हो। तो साल के एंड में आपके FHSA अकाउंट में $6,000 इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब $60,000 जो आपका एनुअल पैकेज था उसमें से 6,000 निकल गए, बचे $54,000। तो $54,000 पे आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, $6,000 पे आप टैक्स नहीं दोगे। तो ये हो गया RRSP वाला फीचर। और वो जो $6,000 जब निकलवाओगे तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया TFSA वाला फीचर। तो बेसिकली यार FHSA अकाउंट के अंदर दो मेन चीजें हैं ध्यान देने वाली। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर एक साल की लिमिटेशन है। मेरा मतलब ये है कि एक साल के अंदर आप अपने FHSA अकाउंट के अंदर $8,000 से ज्यादा नहीं डाल सकते। उसके ऊपर डालोगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर एक लाइफ टाइम की भी लिमिटेशन है। मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर साल आप 8,000 डाली जा रहे हो और 10 साल बाद आपके 80,000 इकट्ठे हो जाते हैं टैक्स फ्री, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक लाइफ टाइम लिमिटेशन है $40,000 की। तो 5 साल अगर आप लगातार $8,000 अपने FHSA अकाउंट में डालते हो तो वो लिमिटेशन खत्म होगी, उसके ऊपर आप नहीं डाल सकते अपने FHSA अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली यार अगर आप कनाडा के अंदर फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भर के अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में। कनाडा की एक सरकारी वेबसाइट है, उस पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। ratehub.ca नाम की एक वेबसाइट है जो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। उसके ऊपर इस सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि भी किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और साथ के साथ अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं किस तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ, ETFs और स्टॉक्स वगैरह खरीदता हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। उसके ऊपर मैं डेफिनेटली फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी, थोड़ी अलग सी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप अस।